रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और प्लस c1 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आपका a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर आएगा। तो इसके बारे में हमने देखा था, है ना। दूसरी बात क्या है कि अगर यही लाइन पैरेलल होते तो जो a1 a2 होते, ये रेशियो, ये क्या होता है, रेशियो में होते, टू लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल की केस में क्या होता है, a1/a2 का रेशियो b1/b2 और c1/c2 हो जाता अगर पैरेलल होते तो। अब क्या है, कई बार ना हम इसको सॉल्व करते करते ना बहुत बार हम मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि कई बार हमें डायरेक्शन कोसाइन दिया होता है, टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो अगर दो लाइन दे रखा है और यहाँ पे हमें ए की जगह पे L1 M1 और N1 दिया हुआ है, एंड L2 M2 N2 दिया है, क्लियर है बेटा। तो इस केस में जब आप cos थीटा लिख रहे होगे ना, तो डायरेक्टली इतना ही टर्म आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, सही है। क्योंकि नीचे जब आप ये वाला टर्म करोगे L1 स्क्वायर L2 L1 M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बस इतना ही टर्म आता है, और कई बार क्या है ना, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख रहे होते हैं। और दूसरी बात, अगर यही दो लाइंस जो आपकी दे रखी है और वो लाइंस पैरेलल है, तो L1/L2 M1/M2 और N1/N2 हो जाएगा, क्लियर है। मैं बता दे रहा हूँ, आप जो मिस्टेक करोगे इस जगह पे करोगे, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ से हमारा 3D स्टार्ट है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन along the bisector of two given line। तो अगर दो गिवन लाइन आपको दे रखे हैं, तो उस दो लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपको लेना है, सही है। एक लाइन ले लेते हैं, मान लो आप ऐसे, दूसरी लाइन ले लेते हैं हम ऐसे करके। तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब क्या क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन अलोंग द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर अभी ये ए है, ये बी है, सही है। बाइसेक्टर का मतलब कौन सा बाइसेक्टर की बात कर रहा है, ये बाइसेक्टर बोल रहा होगा तो कौन से बाइसेक्टर की बात कर रहा होगा बेटा, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये क्या होगा, डिवाइड करेगा दोनों। एंगल बाइसेक्टर होगा, हाँ। है ना। तो अब ये देखो, ये मैंने अभी जो फॉर्म किया है ये है आपका पैरेललोग्राम। मगर जब मैं पैरेललोग्राम को इसको ज्वाइन कराऊंगा, तो इसने ये तो डायगोनल दिया, हाँ। तो क्या डायगोनल जो होता है वो आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। हाँ सर। हाँ। यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल और यहाँ फॉर्म होने वाला एंगल सेम दिख रहा है आपको, हाँ सर। वो डिपेंड करेगा बेटा इस साइड पे, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तब जाके ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल आपको बाइसेक्टर, डायगोनल हम बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे a प्लस बी जो दे रहा है वो डायगोनल दे रहा है, सही है, मगर वो आपको अभी एंगल बाइसेक्टर नहीं दे रहा है। क्या ये बात क्लियर है बेटा। पैरेललोग्राम में सर हाँ एंगल सर। बाइसेक्ट नहीं करते। पैरेललोग्राम में नहीं, वो बाइसेक्ट नहीं करता, मतलब एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। डायगोनल होना अलग चीज है, एंगल बाइसेक्टर होना अलग चीज है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है एंगल को टू इक्वल पार्ट पे डिवाइड करना,
ठीक है। पर सर अब अगर कब लाइन होता है डिफरेंट होगी तो इक्वल वो पैरेललोग्राम थोड़ी होगा। है बेटा? लाइन डिफरेंट होगी तो वो पैरेललोग्राम थोड़ी कहलाएगा बाद में सर। अगर ये दोनों लाइन डिफरेंट होगी तो उस केस में ये आपका जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। कब होगा उसके पीछे भी रीजन बताता हूँ मैं आपको। देखो, मान लो ये रेक्टेंगल है, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ किया और एक स्क्वायर है, स्क्वायर में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। अब देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा तो यहाँ और यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल इक्वल होगा। ये तो 90 है और इक्वल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे ये भी 45 बनेगा, यहाँ भी 45 बनेगा। मगर यहाँ का एंगल को आप 45 कैसे कह सकते हो बताओ? ये हाँ साइड सर। और इस साइड को देखो तो अगर साइड्स इक्वल है उस केस में, यानी कि आपका जब रोम्बस होता है और रेक्टे स्क्वायर होता है उस केस में आप कह सकते हैं, यानी साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल है, ये और ये दोनों ही इक्वल है, तब जाके इसके मिड से जाने वाला जो डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या होगा आपका? ये जो डायगोनल होगा इस डायगोनल को एंगल बोलते हैं बाइसेक्टर। कि आपका एंगल बाइसेक्टर भी है ये। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हमें ये इंश्योर जरूर करना पड़ता है कि आपका जो साइड हो वो साइड दोनों इक्वल हो। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसी की डायरेक्शन में जो ए है, ए की डायरेक्शन में एक ए को आप मॉडुलस ऑफ ए से डिवाइड कर देते हो। तब जब ए को मॉडुलस ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो ए की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिलेगा कि नहीं? इसी की डायरेक्शन हाँ में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा ना। सिमिलरली अगर इसको मैं पी वेक्टर को बी के यूनिट वेक्टर से डिवाइड करूँ तो बी के ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। तो अब ये हो गई पैरेललोग्राम की दो साइड का डायरेक्शन हो गया। अब इसके मिड से जो जाने वाली लाइन होगी जो एंगल बाइसेक्टर होगी, अब देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, दोनों यूनिट वेक्टर बन गए, हाँ या ना? तो अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर बन गए तो अभी जब आप ए बाई इस तरह से लिखोगे तो अब जाके ये आपको क्या दे रहा होगा? एंगल बाइसेक्टर दे रहा होगा। तो अभी ये आपको एंगल बाइसेक्टर देगा, तो ये हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सही है। और दूसरा आपका यहाँ से इसको नीचे ले आओगे तो यहाँ पे भी एक जाएगा, तो ए बाई इस तरह से आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है बेटा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो ये देखो अभी क्या है ना, हम लोग ऐसे ही लिख के आ जाते हैं जब हड़बड़ी में क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसको हम ऐसे ही सोच के डायरेक्टली करके आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट है कि अगर आपका L1 और L2 के फॉर्म में दे रखी है लाइन, सही है, तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली दे रखा है। इफ L1 M1 और N1 एंड L2 M2 and N2 are the direction cosine of lines। तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन दे रखा है तो इस केस में जो इंटरनल आप बाइसेक्टर निकालोगे वो कैसा होगा?
तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दो लाइन दे रखी है, आपने L1 ले लिया, ये L1 M1 N1 हो गया, और ये L2 M2 N2 हो गया। ठीक है, तो इस केस में मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एक आएगा आपका इंटरनल, जैसा हमने पहले किया ना वैसे ही आप देख लो, इंटरनल बाइसेक्टर। अभी जहाँ पे एंगल नहीं लिख रहा हूँ ना, ये एंगल बाइसेक्टर ही है, ऑफ द एंगल। बिटवीन द these लाइन्स। तो ये हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 L2, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा है। यहाँ पे M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और N1 प्लस N2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, एक ये होगा। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात करोगे आप, तो इसको याद कर लेना, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन दीज लाइन। तो यहाँ पे आएगा L1 प्लस L2 बाई 2, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 M1 प्लस M2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और N1 प्लस N2 बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अभी L1 देखो, L1 का मैग्नीट्यूड आपका ये डायरेक्शन कोसाइन है, मगर इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया। तो मगर क्या है कि L1 L2 L, इसके केस में हम क्या देखना है कि यहाँ मिड से एक लाइन जाएगी ये, तो ये जो थीटा बाई 2 एंगल होगा, ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर जा रहा होगा। दूसरी बात क्या है, एक और चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि ये दोनों ही जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, अगर ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये 1 हो गया है ना, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि ये जो वैल्यू होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये 90 होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, एक में कॉस आ रहा है, एक में साइन आ रहा है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? सही है। हाँ। और दूसरी बात क्या है, L1 प्लस L2 ये डायरेक्शन कोसाइन होगा एंगल बाइसेक्टर का। अगर आपके पास दो लाइन दे रखी है, L1 L2 L1 M1 N1 और L2 M2 N2, और दोनों का डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड है, आप मैग्नीट्यूड A ले लो, इस तरह से ले लेते हैं, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये OA वेक्टर है, ये OB वेक्टर है, और हमने मान लिया कि इसका डायरेक्शन कोसाइन आपका L1 M1 और N1 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन आपका L2 M2 और N2 है। ठीक है, ये हमने ले लिया, मतलब डायरेक्शन कोसाइन मतलब कहीं ना कहीं पे कोई पॉइंट होगा भाई, है ना, जहाँ पे आर नहीं ले रहे हैं, इसका डायरेक्टली ले रहे हैं। तो अब क्या है कि इसके मिड से जो लाइन गई होगी, ठीक है, तो हमने ये ए ओ बी एंगल ले लिया, तो ए ओ बी का जस्ट हाफ जो एंगल हो रहा होगा इसके मिड में ही कहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से तो 1 है, यहाँ से भी 1 है। क्लियर बेटा, ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 हो जाएगा ना इसका, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। हाँ। ठीक है, तो इसके मिड में एक पॉइंट आ रहा है जिसको हमने बोला कि ये सी है। तो जब मैं सी का कोऑर्डिनेट बोलूंगा, तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका भी मिड पॉइंट होगा ना, तो इसको मैं डायरेक्टली L1 प्लस L2 बाई 2 M1 प्लस M2 बाई 2 और N1 प्लस
N2/2 ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। अब जो ये हमने L1 प्लस एल टू बाई हाँ टू सर। M1 प्लस M2/2 N1 प्लस N2/2 लिखा है, तो यहाँ से OC का जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो तो आपका क्या होगा, L1 प्लस L2/2 का होल स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2/2 का होल स्क्वायर और N1 प्लस N2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से OC का मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो देखो इसने आपको 1/4 अगर सबसे कॉमन लोगे तो बाहर 1/2 चले जाएगा। दूसरी बात ये L1 का स्क्वायर आएगा, L2 का स्क्वायर आएगा और आपका 2 टाइम्स ऑफ L1 L2 ऐसा आ जाएगा। दूसरी बात, इसको सॉल्व करेंगे तो M1 का स्क्वायर आएगा, M2 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे N1 स्क्वायर आएगा प्लस N2 स्क्वायर आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ N1 N2 आ जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब मैं ये जानता हूँ कि L1 प्लस M1 प्लस N1 ये आपको 1 दे देगा, L2 प्लस M2 प्लस N2 ये 1 दे देगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया तो ये आपका L1 L2 आया, M1 M2 आया और प्लस N1 N2 आया। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता हाँ सर। है ना। तो ये कॉस थीटा के इक्वल है, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जो भी आपके पास लाइन्स दे रखी है। तो ये हो गया आपका 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2 प्लस 2 और ये हो गया सॉरी ये हो गया कॉस थीटा आपका। तो अगर ये वाला वैल्यू आपका कॉस थीटा है तो आप देखो 2 कॉमन लोगे, है ना, 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो बाहर 2/2 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसकी जगह हम कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये OC का मैग्नीट्यूड है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे तो कॉस थीटा बाई 2 जो है वो OC का क्या है, मैग्नीट्यूड आ रहा है। क्लियर है बेटा। तो तो अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OC लिखना पड़ेगा, तो OC में हमने L1 प्लस L2/2 तो किया, ये तो पता चला कि इसकी डायरेक्शन में OC होगा, मगर डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं आया। उसके लिए हमें क्या cos थीटा/2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हाँ सर। M2/2 cos ऑफ थीटा/2 और N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा/2। तो सिमिलरली ना, जैसा हमने यहाँ पे कर रखा है वहीं पे आप क्या देखोगे, जब आप इधर वाली लाइन पे आओगे, मतलब इस लाइन पे आओगे तो L1 माइनस L2 आता है, तो माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है कि नहीं। जब माइनस यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, M1 में माइनस करोगे, तो फाइनली यहाँ पे माइनस आ रहा होगा इस जगह पे, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा होगा, यानी कि वो क्या देता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा दे देगा, तो वहाँ से यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या है कि आपका जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जब आपने डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो लिखे हुए हैं इंटरनल बाइसेक्टर के, सही है ना, इसके, तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा से डिवाइड किया और यहाँ पे साइन थीटा से डिवाइड किया। क्लियर है बेटा। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया हमारा, अगर कोई लाइन दे रखा है तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो लिखना। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारे पास, ए लाइन passes through the point six minus 7 minus 1 and 2 minus 3 और 1
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन of the line if the lines makes an acute angle with the positive direction of the x-axis. A line passes through the point. एक ये point दे रखा है, ये point दे रहा है. Find the direction cosine of the line if the line make an acute angle with the positive direction of the axis. A line makes passes through the point. दो point से कोई line ऐसी है जो दो point से पास हो रही है और उसका डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है ना. कोई अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है तो 6 - 7 - 1 एक ये पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हो गया 2 - 3, -1. ए लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट. दो पॉइंट से पास हो रही है. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इफ द लाइन मेक एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस. तो इससे आपका एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बना रही है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है. इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. क्या करें, बोलो बेटा क्या करें. सर वो x1 माइनस x2 से r cos थीटा वाला वो सब फाइंड. बिल्कुल, x2 - x1 करके हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं. दो पॉइंट दे रखा है तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे ना. डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं बोला ये दोनों, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे. जैसे आप किसी को किससे भी सब्सट्रैक्ट कर लो, है ना, ठीक है. दो जो पॉइंट आपके पास दे रखे हैं, तो अभी 6 -2 ले लो, -7 + 3 ले लो, और -1 माइनस माइनस, और सॉरी ये भी ये 1 है तो -1 ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ से आपको मिला 4, कॉमा यहाँ से कितना होगा -4, और ये क्या होगा -2. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, देखो. इफ द लाइन मेक एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक है. तो अभी आपका जो एंगल होगा वो एंगल सब मतलब इसका मतलब क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा होगा सबके साथ में, एल के साथ, एम के साथ, ये यानी कि कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा, ये तीनों ही पॉजिटिव होने चाहिए. एक्यूट एंगल बनाएगा तो, हाँ है ना. तो यहाँ से आपको 4 और -2 मिला. ठीक है बेटा. अब जो आपको यहाँ से वैल्यूज मिली हुई है, यहाँ से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो ना. है कि नहीं. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप देखो ये डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन रेशियो है तो इसमें जो कॉमन है ना वो कॉमन हटा दो. कॉमन हटा दोगे तो 2 आएगा, -2 आएगा और -1 आएगा. तो अभी रेशियो हटा दोगे तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो बचे. अब इससे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको 2 को डिवाइड करना पड़ेगा √a² + b² + c², और -2 को भी √a² + b² + c², -1/√a² + b² + c². तो यहाँ से आपको डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा. तो 2/9 हो गया तो 3, -2/3 और -1/3. तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिले. क्लियर है. हाँ सर.
है ना। हाँ सर। 2 पॉइंट दिए हैं, तो जब भी कोई 2 पॉइंट देंगे और उन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप उसे जो भी दिया है आप इसे डायरेक्शन रेशो ही लेके चलो। सही है। फिर जब आप जैसे इस तरह की लाइन लिख लेते हो तो इस लाइन में अभी जो भी कॉमन होगा इसके बाद ऐसा आपको करना ही करना है, कॉमन जो होगा उसको हटा देना। ठीक है। और कॉमन हटाने के बाद जाके फिर आप इसको आगे सॉल्व करोगे। चलिए, अब क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला है तो सेक्शन फॉर्मूला में एक क्वांटिटी और बढ़ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन। सही है, अभी हमने प्लेन के बारे में बात नहीं किया है, बता दूंगा मैं क्या है ये वाई जेड प्लेन। डिवाइड्स द join of the points, और पॉइंट दिया है -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8। तो ये 2 पॉइंट दे रखा है। इसको वाई जेड प्लेन, जैसे वहाँ पे क्या होता था, वहाँ एक लाइन डिवाइड करती थी 2 पॉइंट को, अभी यहाँ पे एक प्लेन डिवाइड कर रहा है। सो ये हो गया 3, -5, 8। मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लेन के पास हुई और इस प्लेन ने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वल कह रहा हूँ, समथिंग किसी रेशियो में डिवाइड किया होगा। तो आप लेमडा रेशियो ले सकते हो कि इससे लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर दिया, इस तरह से हम ले लेते हैं। अब क्या है बेटा, ये प्लेन है आपका वाई जेड प्लेन। अब देखो वाई जेड प्लेन आप ना ऐसे देखो, एक्स वाई जेड ऐसे ले लो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये आपका वाई जेड प्लेन हो गया। ठीक है, आप अपने घर में भी जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे एक्स वाई जेड देखो कि एक एक्सिस को कॉर्नर से एक को एक्स बोल लो, एक को वाई बोल लो, एक को जेड बोल लो, है कि नहीं। तो जो वाई जेड प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन में एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। देखो तो, क्या वाई जेड प्लेन में एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। हाँ सर। क्लियर है बेटा। तो अगर आपको, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बस यही प्लेन का यही ये है कि यहाँ से आपने जो कंसेप्ट निकाला वाई जेड प्लेन में, ऐसी जो भी है, एक्स वाई प्लेन होगा तो उसमें जेड इक्वल टू 0 होगा, एक्स जेड प्लेन होगा तो वहाँ वाई इक्वल टू 0 होगा। तो आप यहाँ से निकाल लो। अब जो लेमडा रेशियो 1 ले रखा है तो 3 लेमडा -2 डिवाइडेड बाय लेमडा+1। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि वाई जेड प्लेन में एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है तो इसको 0 होना पड़ेगा एक्स के कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ से आपका टू लेमडा बाई का थ्री आएगा। 2/3 आ जाएगा। तो अब रेशियो पता चल गया तो कोई भी कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास, हाँ या ना। और आपसे रेशियो ही पूछा गया, फाइंड द रेशियो, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। क्लियर है। हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पे ना सेक्शन फॉर्मूला जो है, इस सेक्शन फॉर्मूला में बस जेड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, और सब सेम है। और शायद एक हमने इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा and delta with the diagonals of a cube। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। इसका वैल्यू पूछा कि ये वैल्यू कितना होता है। ठीक है,
तो अभी हमने क्यूब तो बना लिया था पहले, है ना? हाँ सर बना ली। हाँ, तो इस तरह से हमने क्यूब बनाया था कि ये ओरिजिन हो जाएगा 0 0 0, ये आपका 0 कॉमा 1 कॉमा 0, ये आपका 1 कॉमा 1 कॉमा 0, और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा 1 कॉमा, 0,1। और यहाँ पे देखो मैंने शायद मिस्टेक किया है, एक्स एक्सिस में आपका जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 1 कॉमा 0 कॉमा 0। तो आपको क्या करना है, इस तरह का प्लेन बनाया, फिर आपने ऐसे प्लेन किया और यहाँ से सब क्वांटिटी को जेड में इंक्रीज कर दिया, ऐसे ही किया था। तो यहाँ पे आप 1 है तो इसमें 1 कॉमा 0 कॉमा 1 इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमा 1 कॉमा 1 आएगा। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका, इसमें 0 कॉमा 1 कॉमा 1 हो जाएगा, और ये 0 कॉमा 0 कॉमा 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या है, आपका डायगोनल्स बोल रखा है, तो हमने तो डायगोनल्स निकाले थे इससे पहली बार, याद है? हाँ सर निकाले। तो हमारे पास जो 4 डायगोनल्स थे, तो अब मैं डायरेक्टली अभी अब लिख रहा हूँ। हाँ, इसको हम पहले मार्किंग कर देते हैं। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और यहाँ कहीं पे हमने बी ले लिया, यहाँ पे हमने सी ले लिया, इसको एम बोल दे रहे हैं, इसे एन बोल रहे हैं, और इसे एल बोल रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है ना, यहाँ पे जो 4 डायगोनल्स आएंगे और इसको हम पी बोल देते हैं। तो जो ओ पी होगा, इसमें 1 1 1 आ रहा है, मतलब इसको मैं ज्वाइन करूँगा, तो ये आपका 1i प्लस 1j प्लस 1k था, ओपी, है ना? इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो फिर आपका इस तरह से आपका, फिर मान लो कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एल आप ले लो, तो ए एल में आपका माइनस ऑफ आई आएगा, प्लस जे आएगा, प्लस के आएगा, ए एल बी एम इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, और सी एन आई प्लस जे माइनस के। अभी देखो, 3 जो वेक्टर थे आपके, एक में x माइनस था, एक में y माइनस था, एक में z माइनस था डायगोनल्स में, हम्म। है कि नहीं? सही है ना? अगर आपने जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो कि इस वाले पॉइंट को, ए को, ये जो एल है इस एल से ज्वाइन करो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यहाँ पे 0 है, तो 0 - 1 करोगे तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे 2 0 है। क्लियर है बेटा? आपको क्या करना है, 0 1 1 में से माइनस करना है 1 0 0, तो 0 - 1 करोगे तो -1 आ जाएगा, 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा, 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा। सही है? ऐसा हो गया। फिर बी एम हो गया, तो बी के कोऑर्डिनेट देख लो, फाइनल कोऑर्डिनेट एम है, तो यहाँ पे एम एम के कोऑर्डिनेट है 1 - 1 - 0 माइनस 0 0 1, तो 1 - 0, फिर आपका 1 माइनस, क्या है, हमने बी एम लिया, बी एम, तो एम माइनस ये। अच्छा, इसमें आपका यहाँ पे माइनस आएगा, जो हमने कोऑर्डिनेट लिखा है, तो आई प्लस जे माइनस ऑफ के यहाँ हो के में जाए, आया हाँ। है ना? और तो फिर सी अगर, एन भी गलत। तो सी एन, हाँ सी एन देख लेते हैं, तो एन का कोऑर्डिनेट है आपका जे में माइनस आएगा। 1 0 0 -0 1 0, तो 1 - 0 करेंगे तो आई आएगा, और जे में माइनस आएगा, और प्लस के पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बेटा ये चीज़? हाँ सर। है ना? तो ये हमारे डायरेक्शन, अभी देखो ये आपके डायरेक्शन रेशियो आई जे के का मतलब, या इस तरह से आगे से 1 1 1 आ जाता है, इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है अभी। ठीक है, इसको डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए आपको आई प्लस जे प्लस के को √1² प्लस 1² प्लस 1² से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। क्या ये बात क्लियर है?
है ना। कई बार ना हम लोग हाँ। डायरेक्टली करके आते हैं, आगे से 1 1 1 देखते हैं तो कहते हैं कि यार नहीं तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। अब यूनिट हो गया तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा, तो ये नहीं होता डायरेक्शन कोसाइन, वो आपको √3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये ए एल का डायरेक्शन कोसाइन सिमिलरली ऐसा ही, अभी तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -i+j+k, तो इसको हम डायरेक्टली -1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो मैं अभी सभी लाइन का जितने भी डायगनल्स हैं उन डायगनल्स का डायरेक्शन कोसाइन लिख रहा हूँ कि उनका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP AL, और BM का भी ऐसे ही हो जाएगा और CN का भी ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हमसे क्या बोल रखा है ऊपर देखो, ए लाइन मेक एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो कोई एक लाइन है जो इससे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल फॉर्म कर रही है, तो वो यही होगा, यहाँ से होगा एंगल फॉर्म, इससे एंगल बना रहा होगा, इससे बना रहा होगा, इससे बना रहा होगा, इससे बना रहा होगा एंगल। क्लियर है? अब ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारी जो लाइन दे रखी है, गिवन जो भी लाइन है, उसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमने LMN ले लिए। सही है, हमने मान लिया कि हमारे पास जो लाइन है, सपोज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज LMN, तो हमने LMN डायरेक्शन कोसाइन ले लिए लाइन के। अब दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पे आ गया डायगोनल का डायरेक्शन कोसाइन और यहाँ पे आ गया लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। अगर इन दोनों के बीच का एंगल आपको चेक करना है तो आप डायरेक्टली L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 करते थे। हाँ तो सर। यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा निकालने के लिए मुझे डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये मुझे दे देगा L/√3 M/√3 और प्लस N/√3। हाँ या ना, ऐसा हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। तो कॉस ऑफ बीटा के लिए आपका L निगेटिव हो जाएगा। N/√3 कॉस ऑफ गामा, तो L/√3, इसमें हमारा, इसमें कहाँ पे माइनस था, मान लो मिड में माइनस है, इसमें माइनस है ना के में, के को हमने ज्वाइंट किया, आपका बी को ज्वाइंट किया एम से, एम, चलो एक को ये बोल लेते हैं LM और माइनस ऑफ N और डेल्टा L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3। क्लियर है बेटा? तो ये चार आपके आगे वैल्यूज। सर वो समझ में नहीं आया सर, वो नहीं समझ में आया? देखो डायरेक्शन क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है ना कि आपके पास अगर एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 L3 दिए हैं, दूसरे लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L2, सॉरी L नहीं, आप इसको ले लो ऐसे, L1 M1 N1 एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2, ये दूसरे लाइन के डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल आप कैसे निकालते हो, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू L1 L2 2 प्लस M1 M2 M1 M2। प्लस N1 N2, ऐसे हाँ करके निकालते हो ना। हाँ सर। तो तुम्हें चार डायरेक्शन जो डायगोनल दे रखे हैं उन डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन आप लिख चुके हो, ऐसा होगा? हाँ सही है, और ये डायरेक्शन कोसाइन है डायगोनल का आपका। अब आपसे कह रखा है कि आपकी जो लाइन है, ये लाइन मेक एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल। तो जब आप कॉस ऑफ अल्फा देखोगे तो कॉस ऑफ अल्फा तो यही हो गया ना कॉस ऑफ थीटा, जैसे हम निकालने एंगल बिटवीन लाइंस एंड डायगोनल। हाँ। तो यहां से मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा निकाल रहा हूं।
कोई भी एल एम एन पॉइंट से। हाँ, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है आपके। जैसे एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, दूसरे लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। तो जब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना होता है तो मैं कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एल वन एल टू, एम वन एम टू और एन वन एन टू करता हूँ। ऐसे करता हूँ ना। तो यहाँ पे एक डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखे हैं 1/√3, 1/√3, 1/√3, हाँ सर। और दूसरे लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं एल एम एन। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे इसके बीच का एंगल निकालने के लिए? हाँ सर। तो आपने L/√3 प्लस M/√3 N बाई, इसके ये जो है पहले वाला ये L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड वाला M से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड वाला N से multiply हो हाँ जाएगा। सर। तो ये L/√3 M/√3 N/√3 आ जाएगा। अभी क्लियर है? सिमिलरली अब पहले वाले में यहाँ पे हाँ माइनस सर। था तो ये माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आएगा। फिर इससे ऊपर वाले में यहाँ पे k में माइनस था तो फिर यहाँ पे k में हमने माइनस कर दिया। फिर इसके बाद वाले में आपका जे में माइनस था तो यहाँ पे जे में माइनस कर दिया। अभी क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस डेल्टा का वैल्यू आ गया। अब आपको इसका स्क्वायर करके वैल्यू निकालना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, कॉस बीटा का स्क्वायर करोगे, कॉस ऑफ गामा का स्क्वायर करोगे और कॉस ऑफ डेल्टा का स्क्वायर करोगे, ठीक है, इन चारों का, तो ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रहा होगा, हाँ है ना? ये ए प्लस बी प्लस सी का हाँ होल स्क्वायर है ना। तो इसमें क्या टर्म सर। आएगा? ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, और 2 टाइम्स ऑफ ए बी आएगा, बी सी आएगा प्लस सी ए आएगा। इस तरह से आएगा कि नहीं? हाँ सर। चलिए, तो आप देखो L/√3, L/√3 वाला जो L² बाई 3 जो वैल्यू होगा ये कितनी बार आ रहा होगा? 4 टाइम आएगा। 4 टाइम्स आएगा। इसी तरह से M² बाई 3 कितनी बार आ रहा होगा? 4 टाइम्स। और N² बाई 3 ये भी कितनी बार आ रहा होगा? 4 टाइम्स आएगा बेटा। हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद जो आपके टर्म्स आएंगे उसमें देखो 2 टाइम्स ऑफ पहले वाले से आपका, देखो 2 और ये देखो √3 मल्टीप्लाई √3, सब में √3 ऐसे कॉमन, सॉरी √3 मल्टीप्लाई 3 √3, कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन हो जाएगा। तो पहला हाँ वाला सर। आपको LM देगा, MN देगा प्लस LN देगा। हाँ दूसरे वाले में माइनस ऑफ एल एम आएगा, माइनस ऑफ LN आएगा, प्लस ऑफ MN आएगा। थर्ड वाले में आपका LM आएगा, माइनस ऑफ MN आएगा, माइनस ऑफ LN आएगा। फोर्थ वाले में LN आएगा, माइनस ऑफ LM आएगा और माइनस ऑफ MN आएगा। अब देखो ये सभी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। LN कैंसिल आउट हो गया, सही है। MN कैंसिल आउट हो गया। LM कैंसिल आउट हो गया। MN से कैंसिल आउट। LN से वो LN, फर्स्ट में है सर। हाँ। सही है। LM से LM कैंसिल आउट हो गया। हो गए सभी कैंसिल आउट? क्लियर है? LM है ना बेटा, तो LM से मैंने LM कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इधर आने वाला टर्म हट जाएगा और ये हो गया 4/3 L² प्लस M² प्लस N², और इसका वैल्यू होता है 1। तो ये 4/3 देगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये कई बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा प्रीवियस ईयर में भी, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो ये तो या आप डायरेक्टली याद भी रखो तभी भी सही है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, आप में से जितने बच्चे हैं किसी का स्कूल तो नहीं है? नहीं सर।
8:15 को। है बेटा दिग्विजय? हाँ सर। 15 को, 8:15 को। 8:15 को है। मैं थोड़ा सा ना लंबा क्लास खींचने का सोच रहा था आज। सर लंबा खींचोगे फिर है? दूसरे क्या टेस्ट है? वो टाइम हाँ सर, नहीं वो सर टेस्ट सर वो सब क्यों नहीं आया वो पता चला, क्योंकि सर वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना हाँ मोशन की, हाँ, इसलिए वो दे रहे हैं सब मतलब ये सुबह 9 से। मोशन वाला। हाँ सर, ऑनलाइन नहीं है सर, हाँ वो तो मैं भी तो यार इसलिए सब ऑनलाइन, लेट आ रहे हैं। जब भाई पहले कोर्स पूरा करोगे तब तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोगे यार। छूट रहा होगा तो वो आप देख लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। अब जितना अभी आपने 3D पढ़ रखा है, अगर 2D स्ट्रेट लाइन ढंग से पढ़ रखा है ना, तो ये आप धड़ाधड़ होते जाएगा आपका। सही है, क्योंकि ये पूरा वैसे ही 2D की तरह रिपीटेड है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट and parallel to a given vector। अच्छा 2D में क्या होता था, हम जब किसी लाइन ऐसे लिखते थे y इक्वल टू y1 m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 ऐसे लिखते थे, तो इसमें हमें एक पॉइंट हाँ पता सर। होता था और दूसरी बात स्लोप पता होता था, है ना। वहाँ पे हम बात करते थे स्लोप के बारे में। तो यहाँ स्लोप तो नहीं आता है कि नहीं, क्योंकि आपका 3 वेक्टर हो गए यहाँ पे। सही है, तो एक पर्टिकुलर से एंगल से तो हमें काम नहीं चलने वाला। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर ले लेते हैं। जैसे हमें एक वेक्टर हमने ले लिया, ये वेक्टर, और ये वेक्टर गिवन दे रखा है, मान लो बी वेक्टर गिवन है। तो अभी हमें कोई वेक्टर निकालना होगा तो हमें इस वेक्टर के एक तो पर्टिकुलर पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे हमने मान लिया x1 y1 z1 ये पॉइंट पता है। तीसरी दूसरी चीज क्या है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए। तब जाके मुझे पता चलेगा कि मेरा लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से क्या इंक्लिनेशन बना रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी जब आप स्ट्रेट लाइन की यहाँ पे बात करोगे तो सबसे पहले अपने आप से पूछोगे कि भाई लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या है ना। वो मिलना जरूरी है, और वो तभी मिलेगा जब आपका या तो डायरेक्टली दिया हो या आपकी लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, सेम रहते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो आपको एक पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और इसी के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया आर। तो जब मैं r माइनस ऑफ ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। ये जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन जो मुझे चाहिए, उसका डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। और ये जो होगा ये लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये वाली जो लाइन है L1 जो है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। ये बताओ, एक पॉइंट दे रखा है ए, ये ए वेक्टर हो गया, और इसी के ऊपर हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया आर जो वेरिएबल पॉइंट है। तो आर माइनस ऑफ ए करोगे तो आर माइनस ऑफ ए क्या होगा, इज इसका डायरेक्शन रेशियो इज द पैरेलल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, या रेशियो ऑफ बी हो जाएगा। तो यहां से आप जब आर लिखोगे तो आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अभी इसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि पहला वाला जो वेक्टर है ये आपका पॉइंट है, जो ए वेक्टर है ये एक पॉइंट है, और ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर है? अब जो x है, आर वेक्टर आपने जो लिया है, इसी आर वेक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये वेरिएबल पॉइंट था। तो ए वेक्टर को हमने बोला A1 आई A2 जे प्लस A3 के, ऐसा हो गया। और बी वेक्टर को हम बोल देते हैं B1 आई प्लस P2 जे प्लस B3 के। अभी आप देखना इसको हम कैसे लिख रहे हैं, एक्स आई इज इक्वल टू, सॉरी पूरा ही लिख लेते हैं पहले,
मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, ए वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वन आई और ए टू प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी टू जे, और थर्ड आपका हो गया ए थ्री प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी थ्री के। तो यहाँ पे आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, इनसे इक्वेट कर दो। तो एक्स वन इक्वेट हो जाएगा आपका ए वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वन से, एक्स टू इक्वेट हो जाएगा ए टू प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी टू से, और एक्स थ्री, सॉरी एक्स नहीं, एक्स वन एक्स टू नहीं है, यहाँ पे इसकी जगह वाई और जेड है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा y, और यहाँ 1 हटा दो, और z इक्वल टू ए थ्री प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी थ्री। तो अभी बेटा आपका जो एक तो ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखी, ये वेक्टर इक्वेशन है। यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन लिखी, ये आपकी लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। अब लिख रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ये कैसे लिखा जाएगा, x माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी वन, वाई माइनस ऑफ ए टू डिवाइडेड बाई बी टू, और z माइनस ऑफ ए थ्री डिवाइडेड बाई बी थ्री। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हाँ कभी सर। आपको ऐसी लाइन लिखी हुई मिल रही है ना, तो वो कार्टेशियन फॉर्म है लाइन की। ठीक है, अब ये जो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन हमने लिखा है, तो यहाँ पे बी वन बी टू और बी थ्री, ये तीनों क्या है, डायरेक्शन डायरेक्शन को रेशियो हो गया, रेशियो है ना, डायरेक्शन। और यहाँ पे आपका जो ए वन ए टू ए थ्री आ रहा है, ये क्या है, पॉइंट हो गए वो। ये पॉइंट है। क्लियर है बेटा? अब ना कई बार आप जब इस लाइन को देखोगे ना, देखो डायरेक्शन रेशियो है, तो ये आर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एल्फा तो है, आर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एल्फा, जैसे बी वन की जगह ये बोल दें, बी टू की जगह पे आर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बीटा बोल दें, और बी थ्री की जगह पे आर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ गामा बोल दें, है ना, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है हाँ बेटा? सर। अब जैसे हमारे पास जो एक्सिस दे रखी है भाई, अब जो एक्स एक्सिस, मान लो आपने एक्स एक्सिस लिया, तो जब मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा, तो एक्स एक्सिस के केस में अल्फा वाला एंगल, यानी कि आप बी वन की बात करें, तो बी वन इक्वल टू ये तो आपका आर हो जाएगा। अच्छा, मुझे बी टू और इसके हाँ बारे में बताओ, बी थ्री के बारे में, ये दोनों जीरो होगा कि नहीं, वाई हाँ एक्सिस, सर, जीरो होगा। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो आप जब यहाँ पे एक्स एक्सिस के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखोगे ना, तो ये ऐसा आएगा, एक्स माइनस ए वन बाय आर ऐसे ले लो, y माइनस ए टू बाई जीरो, और z माइनस ए थ्री बाई जीरो, ऐसा। सर वो तो तो नॉट डिफाइंडिंग होता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ये जीरो आ रहा है, तो इसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा सर, ऐसे कैसे ले हाँ। सकते हैं? मगर ये एक रिप्रेजेंटेशन है, सही है, ये एक रिप्रेजेंटेशन हम्म, सिस्टम है किसका, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन का। क्लियर है बेटा? हाँ यहाँ पे सर। ये जो जीरो आ रहा है, इस जीरो का अपना एक मीनिंग है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? तो जब ऐसा कोई जीरो हाँ आता है, सर। तो हमें ये याद रखना है कि भाई ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। अब ए वन ए टू कई बार आपको ऐसे करके लाइन मिलेगा। अब देखो आर, यहाँ पे भी आर था, इसमें भी आर था, इसमें भी आर था, अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आर है, आर है, ऐसे कर सकते हो। तो जब आप एक्स एक्सिस का हम्म, डायरेक्शन रेशियो लेते हो ना, अब ए वन ए टू ए थ्री पॉइंट, अब एक्स एक्सिस तो ओरिजिन से पास होता है कि नहीं? हाँ तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आपका जो एक्स एक्सिस है, उसका जब आप डायरेक्शन कोसाइन देखो, वो लाइन की इक्वेशन देखोगे,
तो आपको लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी। तो इसको हम ना कई बार आप देखोगे इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 और y बाई 0 और z बाई 0, ऐसे ऐसे भी आपको लाइन लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है ना बेटा? तो या तो अगर ऐसा लाइन लिखा हुआ मिल रहा है या ऐसा लाइन लिखा हुआ मिल रहा है, दोनों एक ही बात है। तो क्या होता है जब इस तरह से लाइन लिखी हुई मिलती है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कि भाई ये क्या लिखा हुआ दे दिया हमें। मगर ये किसकी इक्वेशन है हमारी? ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन। अच्छा, अभी आपको एक्स एक्सिस पता चल गया है, तो इसी तरह से आप वाई एक्सिस का बता सकते हो कि वाई एक्सिस भी ओरिजिन से पास होता है। हाँ तो आपका सर। a1 a2 a3 वो तो 0 हो जाएगा। तो x बाई 0, y y बाई 1, और z बाई z 0। और z एक्सिस की अगर हम बात करें तो x बाई 1, सॉरी सर x 0 नहीं होगा, y बाई 0 है ना, z बाई 1। z बाई 1। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की इक्वेशन है। क्लियर है बेटा? याद रहेगा? हाँ सर। अब इसकी जगह ना कई बार आप क्या देखोगे कि आपको कुछ और भी बोला जाता है। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा, जब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में वाई और जेड 0 होते हैं। हाँ सर। तो कई बार ऐसे इक्वेशन ना देके आपको बस इतना ही लिखा हुआ मिलेगा कि एक्सिस इन विच वाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0, ऐसे। ठीक है, और बोला भी नहीं जाता, खाली इतना ही लिख दिया जाता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तभी भी ये अंडरस्टूड है कि जहां पे y और z 0 होते हैं वो तो x एक्सिस होता है। सिमिलरली इसमें आपको x 0 y 0 में z 0 मिलेगा। ठीक है, वहां पे कुछ बोला नहीं जाएगा, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, वहां पे कुछ बोला नहीं जाता, तो कई बार कंफ्यूजन हो रहा होता है। तो आपको ये याद रखना है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 बस इतना ही लिखा हुआ कहीं पे मिल रहा है, इसका मतलब वो किसकी इक्वेशन हमारी z एक्सिस की इक्वेशन है या x एक्सिस की इक्वेशन है, इस तरह से इक्वेशन दे रखी है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई कि आपका अगर कोई लाइन है वो लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है और किसी लाइन के पैरेलल है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई लाइन जो है वो लाइन दो पॉइंट से पास होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो अगर दो गिवन पॉइंट से कोई लाइन की इक्वेशन पास हो रही है, तो उस केस में देखो, मान लो जैसे ये है, इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दिया है बी। तो ए और बी सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे कि नहीं लाइन के? हाँ सर मिल जाएगी। तो मैं क्या कर सकता, देखो आर माइनस ए करूंगा इज इक्वल टू ये पी माइनस ऑफ ए, ये दोनों पैरेलल होंगे। आर माइनस ए करूंगा तो डायरेक्शन हाँ रेशियो मिल सर। जाएंगे ए आर के, और ये है ए बी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। तो अगर ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उस केस में आपका जो लाइन की इक्वेशन होती है वो इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, तो हाँ अभी सर। वेक्टर में लिखना ना बड़ा आसान है अब चीजें। तो अब क्या है कि मान लो यहाँ पे हमने कोई ओरिजिन लिया, सही है, इससे हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ये ए है, ये बी है और ये आर है, ऐसा है। सही है, तो एक को हमने ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको आर बोला है। तो देखो ये एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट है। ये जब भी हम ए बी सी लिखते हैं ना, तो ये सब क्या है, पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है बेटा? जब भी आप ए बी सी लिख रहे हो तो हाँ ये सर। क्या है, पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।
अब इसी और के इसे रिस्पेक्ट में ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी होगा एक। तो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स को हाँ आर को सर। क्या लिखते हैं, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया। और अभी यहाँ पे आपका जो वेक्टर होगा, ए वेक्टर तो आप जानते हो, ए को हमने ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के लिख दिया, और बी वेक्टर इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के कह दिया। क्लियर है? तो ये हो गया। अब आप देखो कि आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा। यहाँ पे जो x डायरेक्टली लिख दूं अब मैं, देखो यहाँ पे आपका a1 हाँ सर डायरेक्टली। a1 a2 a3 आएगा, और ये जो है इन दोनों को जब b को a से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये डायरेक्शन रेशियो देगा, यानी हाँ कि सर। x माइनस ऑफ a1 डिवाइडेड बाय b1 माइनस a1, y माइनस ऑफ a2 डिवाइडेड बाय b2 माइनस a2, और z माइनस ऑफ a3 डिवाइडेड बाय b3 माइनस a3। क्लियर है बेटा? b1 माइनस a1, b2 माइनस a2 और b3 माइनस a3, है ना? तो अभी आपके पास यहाँ पे कोई थर्ड लाइन नहीं चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट दे दिए तो सफिशिएंट है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 ही अननोन है यहाँ पे। हमें एक डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, गिवन पॉइंट पता होना चाहिए, हाँ या ना? तो अब देखो आपका जो लाइन हो जाएगा इस तरह से लाइन, इसे जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का लिखने का, जिसमें एक्स टू एक्स वन क्या होंगे, 2 पॉइंट्स आर, है ना? तो ये इसके ऊपर 2 पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ सर। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? तो अभी आपको ना सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे पास लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं, और वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करूं। तो अगर आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना आता है तो कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेक्टर में टफ लगते हैं, तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो कार्टेशियन में टफ लगते हैं उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बस हम छोटी सी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डायरेक्टली एक्स माइनस ऑफ 3 इस तरह से वैल्यू ले रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे x माइनस 3/2 हो जाएगा, y प्लस 1/-(-2) होगा, और z माइनस 3/5 हो गया। जैसे मान लो इस तरह से मुझे अभी ये किसके फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, हाँ या ना? हाँ सर। तो अभी मैं यहाँ पे मान लो समथिंग लैम्डा ले लेता हूँ। तो अगर मैं लैम्डा ले लूँगा तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + 2 लैम्डा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, सॉरी -1 -2 लैम्डा, सॉरी कितना कुछ गलत लिखा मैंने, 2 लैम्डा -2 लैम्डा सही है, -1, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 5 लैम्डा। अभी आपको पता है ना कि पहला वाला जो है वो पॉइंट है, तो x हाँ i सर। y j प्लस जेड के, अभी ये हम जो 2-3 लाइन लिख रहे हैं हमें डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। तो ये आ गया आपका 3i माइनस ऑफ j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 2i माइनस ऑफ 2j प्लस 5k। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा हाँ वेक्टर फॉर्म सर। में हो गया, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया r, और ये a हो गया, और ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। सही है? तो एक तो आप डायरेक्टली ये याद रखोगे कि यहाँ आने वाला वैल्यू आपका डायरेक्शन रेशियो है, और ऊपर आने वाला जो ये वैल्यू है ये आपके पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है? सर कोसाइन नहीं हो गया, वो जो कोसाइन, लैम्डा की है। कोसाइन हम जब तक का नहीं बोल सकते बेटा, ये देखो ये वाले वैल्यू को कोसाइन तब तक का नहीं बोल सकते जब तक का आप इसको इसके रूट ओवर a² b² c² से डिवाइड नहीं करते हो, हाँ सर। है ना? अब देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमको ऐसा लग रहा है, मान लो लैम्डा इधर है, अब अभी हो सकता है कि मैंने पूरा कॉमन नहीं लिया, जैसे अभी इसमें तो कॉमन मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मगर हो सकता है कि यहाँ से मैंने इधर आपका पूरा कॉमन नहीं लिया,
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं सर। आपको इस तरह से बोल रहा हूँ कि आपके पास मान लो कि 2 4 6 से दे रखा है, यहाँ पे रेशियो समथिंग ऐसा, और यहाँ पे हमने लेमडा की जगह यहाँ पे हमने 2 ही कॉमन लिया है कुछ, या 1 ही कॉमन लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप इसको हमेशा ना डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोलोगे, सही है, हमेशा डायरेक्शन रेशियो बोलोगे, चाहे कोसाइन के फॉर्म में लिखा हो यहाँ पे आने वाला वैल्यू, चाहे कोसाइन हो तभी भी आप उसे डायरेक्शन रेशियो ही बोलोगे। जब आप उसे रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करके इंश्योर कर लोगे कि भाई अब ये वैल्यू मेरा डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, तब तक का आपको डायरेक्शन रेशियो ही बोलना है। अब एक दो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, उसको देखते हैं। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4 और -5 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है कार्टेशियन और वो, और ये पॉइंट से पास हो रहा है -2, 4, -5 से पास हो रहा है, और ये पैरेलल है आपके एक लाइन के, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है x+3/3 और y-4/5 और आपका z+8/6, इस लाइन के ये पैरेलल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है और ये गिवन है। क्या हो जाएगा? क्या होगा बेटा? क्वेश्चन तो A1/B2। हाँ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको? हाँ सर। चलो करो तो सर फिर। A1/A2 जैसे। मुझे इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन लिख के बताओ क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म में हमारी इक्वेशन क्या होगी और वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, ये दोनों बताओ मुझे। क्या होगा? इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का, दोनों लाइन का क्या सेम होना चाहिए? इन दोनों लाइन का क्या सेम होना चाहिए? दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होना चाहिए ना। ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों लाइन का क्या सेम होगा? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन रेशो, तो चलो कोसाइन भी सेम होगा, रेशो भी सेम होगा। तो इस पूरी लाइन से आप पहले वाली लाइन का डायरेक्शन रेशो कैसे निकालोगे? सर 3 5 6 3 बोल रहे। 5 और 6, यही तो है यार डायरेक्शन रेशो, ऊपर मैं यही बात तो बोल हाँ रहा हूँ सर। आपको। आपका डायरेक्शन रेशो कहाँ आता है?
डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये पॉइंट है हाँ जहाँ से ये लाइन पास हो रही है। तो आपका जो इक्वेशन होगा कार्टेशियन फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, x और ये पॉइंट हो गए लाइन के, तो x से माइनस माइनस टू, तो x माइनस माइनस टू बाई थ्री, y माइनस फोर डिवाइडेड बाई फाइव, और z माइनस माइनस फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स। आ गई इक्वेशन। तो x हम्म प्लस टू बाई थ्री, y माइनस फोर बाई फाइव, और z प्लस फाइव बाई सिक्स, ये आ गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r इक्वल टू पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है, टू आई प्लस फोर जे +4 माइनस फाइव के। -5 तो ये हो गए हमारे पॉइंट। डायरेक्शन रेशियो क्या है, थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस 5 सिक्स के। ठीक है, तो जब भी कोई दो लाइन देते हैं तो हम्म आपको डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, तब जाके आप पहली वाली लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे। हाँ या ना? हाँ सर। चलिए, एक्चुअली क्या है, वेक्टर जब हम पढ़ते हैं ना तो वो देखने में अच्छा लगता है, फिर जब क्वेश्चन अपने को मिलता है तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए वेक्टर में तो और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 3 4 एंड हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ए लाइन which passes through the point 2 3 4 and which has equal intercept on the axis। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मतलब तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगा। हाँ, अगर तीनों एंगल से इक्वल एंगल बनाएगा तो अल्फा बीटा डायरेक्शन गामा, कोसाइन सेम होंगे। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे। हाँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, जो ये तीनों वैल्यू आता है कॉस स्क्वायर गामा, इतना इक्वल टू वन होता है। तो ये थ्री टाइम्स हाँ ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। तो यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, हम्म ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो, अब अगर तीनों का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन सेम है, वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर मैं लेमडा से इसे मल्टीप्लाई कर दूं, सही है ना, तो अगर मैं लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तीनों जो पोर्शन है ये तीनों सेम होगा कि नहीं, है ना, क्लियर है बेटा। हम्म तो ये तीनों अगर सेम होगा तो इन तीनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रेशियो अगर इन तीनों का देखूं, डायरेक्शन रेशियो, तो वो 1:1 नहीं हो गया डायरेक्शन रेशियो। हाँ सर, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों का सेम हो जाएगा, यानी इक्वल हो x2 जाएगा। माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 तीनों का सेम हो जाएगा। तो हमारी लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस ऑफ टू बाई वन, y माइनस थ्री बाई वन, और z माइनस फोर बाई वन। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं हम, फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन, और लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वन बाई टू और y प्लस टू बाई माइनस वन और z बाई वन।
इंटरसेक्ट एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। सही है। अभी मैंने आपको प्लेन के बारे में बताया था कि एक्स वाई प्लेन में किसको जीरो होना पड़ेगा। एक्स वाई प्लेन में कौन जीरो होगा? जेड। Z0 और जेड एक्स प्लेन में एक्स, और X सॉरी वाई जेड Y। प्लेन में एक्स और जेड एक्स प्लेन में वाई। तो ये आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो आपको पॉइंट निकालना है ना, ठीक है। तो जब लाइन एक्स वाई प्लेन को मीट करेगा तो वहां पे जेड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू जीरो कर दो बेटा। जो आपकी लाइन है, लाइन में जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब हम जेड एक्स प्लेन पे जाएंगे, देखो लाइन तो आपकी जो लाइन है तो डायरेक्शन रेशियो थोड़ी बदलने वाला है लाइन का, वो तो सेम ही रहेगा ना। हाँ सर। हाँ या ना। अब पूरी जो मेरी लाइन पास हो रही है, तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, क्या वो बदल जाएगा? जैसे यहाँ पे 1, आपका -2, 0, ये मेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ये और यहाँ पे कुछ नहीं है तो -0 कर लेते हैं। ये आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही वो है। डायरेक्शन रेशियो 2, -1 और 1 हो गए। तो अगर मेरी लाइन जब एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, तो एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, तो अभी यहाँ पे जो है आपका मेरा जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी नहीं बदलने वाले लाइन का, और ये पर्टिकुलर पॉइंट भी नहीं बदलने वाले। मगर होगा क्या, एक्स वाई प्लेन में जब मैं जाऊंगा तो मेरा जेड का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाएगा। अब जेड का कोऑर्डिनेट हो गया है जीरो। सही है। तो अब मुझे क्या मिल गया यहाँ से कि x-1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। और y प्लस 2/-1 इक्वल टू 0 करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। क्या कहते हो? तो ये आपका पॉइंट आ हाँ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी जो लाइन है, लाइन मीट करती है, लाइन मीट्स वाई जेड प्लेन। सही है। वाई जेड प्लेन को अगर मीट करेगी तो वहाँ पे आपका एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स इक्वल टू 0 ले लो बेटा ऊपर वाले इक्वेशन में। तो एक्स को 0 लोगे तो माइनस ये 1/2 हो जाएगा, वाई प्लस 2/-1 होगा, और जेड बाई 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले तो आप y निकाल लो, -1/2 इक्वल टू वाई प्लस 2/-1। तो -1 इधर आएगा तो 1/2 -2 करोगे तो ये y का वैल्यू आ गया। तो 4 यानी कि -3/2 हो गया। और फिर z इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। क्लियर है। तो ये y और z के कोऑर्डिनेट आ गए। सही है ना। तो आपको ये पॉइंट्स निकालने आने चाहिए, मतलब जब आपकी लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है तो क्या होगा, लाइन अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन को मीट कर रहा है तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आने वाले हैं। तो लाइन मीट, आपका क्या दिया है थर्ड, जेड एक्स प्लेन, मीट जेड एक्स प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन को मीट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y 0 हो जाएगा। तो बस मैं y को ही 0 कर रहा हूँ, पूरे टर्म को 0 नहीं कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आपका क्या था, x-y/1/2, और मैंने जेड एक्स प्लेन बोला तो उसमें y 0 हो जाएगा। तो 0 + 2/-1 इज और z/1। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। x-1/2 इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -1/2, सॉरी यहाँ से -2, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से x-1 इक्वल टू -4, x इक्वल टू हो गया -3, और z इक्वल हो गया -2। हाँ या ना। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी लाइन का, किसी जो इंटरसेक्शन प्लेन दिया है उस प्लेन से, स्पेशली एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन से आप इंटरसेक्शन निकालोगे कैसे, वो हमने यहाँ पे सीखा अभी। हाँ सर। ठीक है। तो आज इतना ही हम कर रहे हैं।
सही है। तो मैं अभी हाँ जितने भी पीडीएफ है उस वो भी भेज देता हूँ, और लगे हाथ आपका जितने वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं वो भी भेज देता हूँ इससे related। हाँ सर। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।